नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की चौसर में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 24 की चौसर में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, शिवपाल यादव जी के बेटे, बदायूं से प्रत्याशी आदित्य यादव जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कैसी चल रही चुनाव की तैयारी? पहले तो आपका चैनल का अमित भाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल के यहाँ पे हम लोगों को कवर करने के लिए आए। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। लगातार प्रचार के लिए हम लोग आप देख रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं से लेके बड़ी मीटिंगें तक कर रहे हैं, जन संपर्क कर रहे हैं। बदायूं के अंदर जितना इतिहास रहा है समाजवादियों के, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के जो भी नेतृत्व करने नेता आए हैं, सबने बहुत काम किया है और उसी काम के ऊपर हम लोग आज वोट मांगने जा रहे हैं। जो काम हमने पूर्व में किए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, सड़कों का काम हो, पुल का काम हो, कई सारे पावर हाउसेज, पावर ग्रिड्स हमने यहाँ पे बनवाए थे सरकार के समय पे, तो उन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और एक बहुत अच्छा समर्थन जनता के बीच हम लोग को मिल रहा है। पिताजी चुनाव लड़ते तब जैसा समर्थन रहता वैसा ही समर्थन मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है? देखिए, पिताजी अगर चुनाव लड़ रहे थे तो वो एक अलग बात थी। उनका एक औहदा अलग है, कद अलग है और एक राजनीतिक उनका जीवन जो रहा है उसके अंदर एक बहुत मंझे हुए नेता रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पे जो उनका ऑरा है वो एक बहुत बड़ा ऑरा है, उससे कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इतना है कि नौजवान के तौर पे बदायूं को पहले पूर्व में धर्मेंद्र यादव जी मिले थे तो वो उसको लेकर बहुत ही खुश थे। उनका जो कार्यकाल रहा उसको लेकर बहुत खुश थे। अभी आप भी जाएंगे क्षेत्र में तो शायद देखेंगे कि जनता के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता उनका बना रहा। तो मैं समझता हूँ उसी रिश्ते को कायम करने के लिए बदायूं ने आवाज उठाई और कहा कि एक नौजवान फिर से बदायूं को नेतृत्व करने के लिए दिया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। और मैं बहुत ही खुशनसीब भी समझता हूँ अपने आप को कि ऐसी धरती जहाँ पे नेताजी कभी रहे, उसके बाद आदरणीय रामगोपाल यादव जी यहाँ पे रहे, फिर भाई धर्मेंद्र यादव जी रहे और आज वहाँ हमें काम करने का मौका मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ मैं। पिताजी का समर्थन भी है, आशीर्वाद भी है। अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिल गया है, आएंगे आपके लिए प्रचार करने? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं और इस लड़ाई में प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही आशीर्वाद है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है, सहयोग है कि यहाँ तक आज हम चुनाव में लड़के प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं और पूरा सहयोग रहेगा। आने वाले समय में निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समय देंगे यहाँ पे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही नहीं बल्कि पार्टी के जितने हमारे स्टार प्रचारक हैं, अन्य समाज के नेता हैं, सभी लोग यहाँ पे आके प्रचार करने के समय के लिए भी आएंगे सभी लोग। मैं अभी सुन रहा था, आप जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। कैसे समझाइए? ये बात कही तो जा रही है, लेकिन क्या लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि संविधान और देश खतरे में है? जी जी बिल्कुल। जैसे मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो जो रिएक्शन होता है पब्लिक का, वो जब मैं देखते हैं तो उसमें निश्चित ही पब्लिक उस बात से सहमत है। इसलिए सहमत है क्योंकि लगातार पिछले 6-8 महीने के ही घटनाक्रम अगर हम देखें, जिसके अंदर विपक्ष के जो सूबों में, प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, FIR हो रही हैं लेकिन कोई सबूत नहीं हो रहे, उसके बावजूद वो जेल में सभी बंद हैं। उसके बाद एक देश का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा घोटाला इतिहास में, जितनी मैंने इतिहास सुना है उसमें जानता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हुआ है। उसको क्या कहते हैं, अगर आप देखें 6000 करोड़ से ज्यादा का वो घोटाला है, उसको पूरी तरीके से देश में दबाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है दबाने का। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अभी जो पीछे आपके चुनाव हुए थे, चंडीगढ़ का चुनाव था, उसमें किस तरीके से प्रशासन और शासन के दबाव की वजह से ये हुआ कि चुनाव को रिग करके पूरी तरीके से परिणाम को बदल के शासन को मदद करने का काम किया गया। और सबसे आखिरी में सबसे अहम चीज मैं जिसको मानता हूं, जिसके ऊपर हम ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या संविधान बचा हुआ है कि नहीं, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रैक्टिस है, जो ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का। इस लोकसभा चुनाव के लिए जो आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाए गए हैं, जो बनाए गए हैं, उस पे पूरी तरीके से विपक्ष के नेता की सहमति नहीं थी। उसके बावजूद उनको चुनाव अधिकारी बना दिया। तो सवाल उठता है, क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे इस देश में कि नहीं? इस पर आदित्य जी, उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये हार का डर है, ये हार का डर है, इस वजह से पहले से इस तरीके से प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि हम आगे कह पाएं कि देखिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। नहीं, देखिए हार का डर नहीं है, हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। एक कमेटी जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष और
CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, वो न्यूट्रल आदमी होते हैं, लेकिन अगर उनको हटा के सरकार के किसी नुमाइंदे को या प्रधानमंत्री के से सुनिश्चित किए हुए किसी नुमाइंदे को उस पद पर बैठाया जाएगा तो जाहिर सी बात 2:1 हो जाता है रेशियो, और वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे दर्शाता है कि पक्षपात होकर कहीं ना कहीं इसका चयन हो रहा है। तो ये निश्चित ही मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अभी राजस्थान केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, माताओं बहनों का सोना ले जाएंगे, उनका मंगलसूत्र छीन लेंगे। देखिए, पूरी तरीके से जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का मैंने कोई पढ़ा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जितना मैंने स्टडी किया है, देखा है, कहीं पे भी ये बात नहीं आ रही है कि ऐसी कोई बात उसके अंदर लिखी गई है। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के सर्वे सर्वा हैं। उनकी कही हुई बात को हर व्यक्ति बहुत ही गंभीरता से लेता है, और ऐसे झूठे बातों को अगर मंचों से कहा जाएगा तो मैं समझता हूं ये ठीक इमेज नहीं भेज रहा है। इसका आधार आदित्य जी बना रहे हो कि राहुल ने एक रैली के दौरान कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे। तो फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे का मतलब क्या है? देखिए, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराने का उनका मतलब यही होगा कि आज आर्थिक स्थिति में कहाँ देश खड़ा हुआ है, कौन सा वर्ग कहाँ पर है। हम लोग तो जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इन सब चीजों की सर्वे होना जरूरी है। अगर ये सर्वे नहीं होंगे तो कौन सा समाज या कौन सा वर्ग कहाँ पे है आज समाज के अंदर, ये कैसे हमें पता लगेगा। साथ ही में मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसको एक नया रूप देकर भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने पेश कर रही है, और जनता पे बड़ी बड़ी मीटिंगों में इस बात को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, झूठ को इसको फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस के बड़े नेता सैम पित्रोदा का एक बयान आया और उससे कांग्रेस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर, उस आरोप को और बल मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि विरासत टैक्स लगना चाहिए, जैसे अमेरिका में होता है वैसे इस देश में होना चाहिए कि अगर कोई मरता है और उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो वो संपत्ति गरीबों में बांट देनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो ये सारी बातें कह रहे हैं, पहली बात तो ये कांग्रेस अगर कह रही है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ही इनका ज्यादा ठीक तरीके से जवाब दे पाएगी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, हम लोगों ने उसके अंदर साफ साफ अपनी घोषणाएं लिखित अंकित की हुई हैं। मेरी जहां तक समझ है ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। आने वाले समय में भ्रमित करने के लिए ये सारी बातें की जा रही है जनता को, लेकिन जनता भ्रमित नहीं होने वाली, वो समाजवादी पार्टी के साथ देने वाली। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी पर आपसे 2-4 सवाल करूंगा। कन्नौज से चर्चा थी पहले अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन बाद में तेज प्रताप यादव जी को उतार दिया जाता है, और अब कल ये खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जी ही नामांकन करेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, आधिकारिक तौर पे मेरे ख्याल से तेज प्रताप यादव जी का ही नाम चल रहा है, और पूर्व में सांसद भी रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, और मेरे बहुत नजदीकी, हम लोगों ने काम साथ में किया हुआ है। जो उनकी कार्यशैली है बहुत ही अच्छी कार्यशैली, सबको साथ लेके सम्मान देके चलने वाले नेता हैं। निश्चित ही अगर वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज की सीट वो जीतेंगे। आगे पार्टी का निर्णय है, पार्टी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार चाहेगी तो 4 बार अदला बदली कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अभी स्टैंड पार्टी का क्लियर है, और समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव जी को कन्नौज से चुनाव लड़ाने जा रही है। असल में ये बात इसलिए कही जा रही है कि मोदी के सामने यूपी से 3 बड़े चेहरे हैं सियासत की, अगर देखा जाए। मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी तो हैं ही, मायावती जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और तीनों ही 24 के रण में गायब हैं उत्तर प्रदेश से। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मायावती जी सीधे चुनाव लड़ नहीं रही हैं बहुत समय से। अखिलेश यादव जी भी अगर चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो एक प्रकार से ये मोदी को वॉकओवर देने जैसा है। नहीं, बिल्कुल। आप अगर आप इस तरीके की बात सोचते, मैं इसके साथ सहमत नहीं होता हूँ। इसलिए नहीं सहमत होता हूँ कि चुनाव कहीं से भी लड़ा जाए, लड़ा तो देश से ही जाएगा। व्यक्ति पहुंचेगा संसद में ही, चुना जनता से ही जाएगा, और इस देश की जनता से चुना जाएगा। तो ये पार्टियों का निर्णय होना चाहिए, और मैं समझता हूँ प्रत्याशियों का निर्णय होना चाहिए वो कहाँ से लड़ेंगे। इस लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। जब मैं तो ये कहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री अपना गुजरात छोड़ के यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो यूपी वाले अगर चाहें किसी और जगह से जहां पे जनता उनको चाह रही है, वहां से क्यों नहीं जाके लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ना चाहिए। जहां पे जनता अपने नेता की मांग करती है, जनता को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जनता की बात सुननी चाहिए। और जहां तक इस बात, आप जो बात कह रहे हैं
कि यहाँ से सब ने खाली कर दिया, तो ऐसी कहीं बात नहीं है। अभी लगातार प्रचार चल रहे हैं, प्रचारों में आ रहे हैं, जनता से मिलना हो रहा है। सांसद बन के जरूरी यह है कि संसद तक पहुंच के अपनी आवाज उठा सकें, पार्टी की और जनता की। तो वो मैं समझता हूँ राहुल जी अमेठी लौटेंगे, और लौटेंगे तो सही रहेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल। राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, गांधी फैमिली के कोई भी सदस्य हों, मैं तो यही कहूंगा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनकी पारिवारिक सीट रही है और जनता ने हमेशा उनको आगे बढ़ाने का और हमेशा चुनाव जिताने का काम किया है। नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व होना चाहिए। देखिए, क्योंकि जनता विश्वास करती है। चुनाव हारना जीतना, नेताजी भी या मैं भी, मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मैं पहला चुनाव भी जब लड़ा था जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत का चुनाव में हारा था, तो मैंने राजनीति बंद थोड़ी कर दी। मैं उसके बाद जिला पंचायत जिस वार्ड से मैं हारा, मैं सबके लोगों में गया, जिसने जिताया उसका धन्यवाद, जिसने नहीं जिताया उसका भी धन्यवाद। तो राजनीति में इससे फर्क नहीं पड़ता है हार जीत से। चुनाव लड़ना चाहिए, अपने लोगों की आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, अब चूंकि गांधी परिवार की बात हो रही है, तो एक और सीट है रायबरेली, और चर्चा चल रही है कि वहां पर मुकाबला प्रियंका वर्सेस वरुण गांधी हो सकता है। देखिए, मैं इसके लिए इतना ही कह सकता हूं कि अभी तक कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं आई है, लेकिन अगर वहां से प्रियंका जी लड़ती हैं तो अभी हमने पिछले कुछ दिनों में सहारनपुर की मीटिंग हुई थी, उनकी रोड शो हुआ था, बहुत बड़ा जनसैलाब प्रियंका जी के लिए। प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं, तो अगर वो लड़ेंगी तो मुझे लगता है ताकत मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, संगठन को और कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत ताकत मिलेगी, और ताकत मिलनी चाहिए आज की डेट में। बदायूं के अंदर तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में मुझे सपोर्ट कर रहा है, चुनाव लड़ा रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही गांधी परिवार की बात आती है या आप सबकी बात आती है, तो फिर परिवारवाद का जिक्र भी होने लगता है, और जब तेज प्रताप के नाम का ऐलान हुआ तो एक बार फिर से इस आरोप को बल मिला कि देखिए, यादव परिवार से बाहर का कोई प्रत्याशी मिला नहीं और तेज प्रताप को सेट कर दिया। बिल्कुल। देखिए, ये बातें बहुत कही जाती हैं परिवारवाद की, और मैं इस बात को इसीलिए गलत मानता हूं क्योंकि आप भाई बहुत बड़े पत्रकार हैं, जाने माना चेहरा है पत्रकारिता में। अगर कल को आपके बच्चा होता है, बेटा होता है, और वो पत्रकारिता में आना चाहता है, तो आपके लिए खुशी का विषय होगा। उसके इतर हम राजनीति में हैं। राजनीति में मैं अगर पार्टी या मेरा परिवार या मेरी पार्टी मुझे राज्यसभा भेज देती, सीधे सीधे मुझे एमएलसी बना देती, नामित करके मुझे भेज देती, तो ये बात कही जा सकती थी कि लोकतंत्र खत्म है। क्योंकि मैं तो देखिए ना तो एमएलसी हूं, ना राज्यसभा जा रहा हूं, ना ही बीसीसीआई का अध्यक्ष बन रहा हूं। मैं तो भाई चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के बीच में जाके लड़ रहा हूं। तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जिसकी हर प्रदेश में, आज भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश में कोई ना कोई परिवार, किसी न किसी बड़े राजनीतिक परिवार के किसी न किसी सदस्य को लड़ाया जा रहा है, तो वो सवाल उन पे भी लाजमी है। उसके साथ साथ जय शाह जो कि अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, उनका क्या रिकॉर्ड है क्रिकेट के उसमें, खेल में, कितना उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लिया था या कितना, उस पर कभी कोई सवाल ही नहीं होता। उसके लिए तो उनके नेतृत्व पे तालियां बजती हैं, उनके नेतृत्व को धन्यवाद दिया जाता है। ठीक है, मैं वो भी कह रहा हूं, अगर वो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, काम करने वाला और योग्य आदमी। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं अपने चुनाव की, यहां जनता तय करेगी। जनता को अगर परिवारवाद नहीं पसंद आएगा, जनता हरा देगी, हम अपना वापस लौट जाएंगे। आप सीधे चुनाव में जा रहे हैं, राज्यसभा और एमएलसी बनकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है कि शिवपाल यादव जी इसलिए भी चाहते थे कि आप बदायूं से इस बार चुनावी मैदान में उतर जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके रहते रहते आप राजनीति में पूरी तरीके से सेट हो जाएं। नहीं, देखिए, राजनीति हम लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया, मैं एक्टिव एंड पैसिव पॉलिटिक्स दोनों मैंने कर ली हैं। मैं, जैसा मैंने बताया, जिला पंचायत भी लड़ लिया, उसके बाद मैंने मोस्टली कोऑपरेटिव की राजनीति की, कोऑपरेटिव के अलग अलग संस्थानों में जाके मैंने काम किया, और काम किया इसीलिए मैं एस्टैब्लिश हुआ हूँ। आज अगर मुझे पार्टी चुनाव लड़ा रही है तो वही बात है कि चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन फैसला जनता करेगी। और कौन पिता नहीं चाहता है कि उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे या उनके परिवार आगे बढ़ें या आगे बढ़ के काम करें। तो अगर एक पिता के रूप में आप ये बात पूछ रहे हैं तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ये स्वाभाविक है, हर पिता चाहता है अपने पुत्र के लिए। मेरा बेटा भी है, जब बड़ा होगा तो मैं भी चाहूंगा कि वो आगे बढ़े, जहां जिस फील्ड में जाना चाहे जाए, लेकिन कामयाब हो। तो कामयाब तो हर कोई देखना चाहता है अपने बेटे को। अभी हाल ही में रामगोपाल यादव जी का एक बयान आया है, आपने भी सुना ही होगा, उस पर खूब कंट्रोवर्सी भी हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, पूजा पाठ तो वो करते हैं जो पाखंडी होते हैं। इस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई। आपको लग रहा है कि उनके इस बयान से नुकसान पहुंचेगा?
देखिए, उन्होंने, मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब को अच्छे से जानता हूं, उनका जो मकसद कहने का रहा होगा कि जो दिखावा करके पूजा पाठ करते हैं वो पाखंडी होते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। हमारे घर में सभी लोग लगभग धार्मिक व्यक्ति हैं अपने हिसाब से। हम लोग कभी भी कैमरे के सामने पूजा नहीं करवाते हैं। हम लोग की जो आस्था है वो हमारी आस्था है। सुबह जब घर से निकलते हैं तो अपने ईश्वर के सामने अपने सर झुका के उनसे आशीर्वाद लेके निकलते हैं। लेकिन उनका कहने का सिर्फ मैं जानता हूं इतना ही तात्पर्य होगा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हम नहीं करते, वो कहीं ना कहीं पाखंडी लोग करते हैं। जिस दिन वो ये बयान दे रहे थे उसी दिन अक्षय प्रताप जो है वो फिरोजाबाद में अपने कार्यालय में पूजा पाठ कर रहे थे, और अगले दिन आजमगढ़ से तस्वीर सामने आई, धर्मेंद्र यादव जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो लोगों ने यही कहा कि देखिए, घर परिवार के लोग ही पूजा पाठ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ करने वाले पाखंडी हैं। इसके साथ उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि राम मंदिर कोई खास मंदिर नहीं है, राम मंदिर जैसे तो तमाम मंदिर देश भर में है। राम मंदिर से इतनी आपत्ति क्यों? नहीं, राम मंदिर से आपत्ति हम लोग को कभी नहीं हुई, ना कभी होगी। लेकिन राम मंदिर का राजनीतिकरण होना, राम मंदिर को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, हमें उससे दिक्कत है। आप अपने किए हुए कामों के ऊपर हमसे वोट मांगे, आप जनता के बीच जाएं, आपने जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे आपने पूरे करे, इसके ऊपर सवाल होना चाहिए। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आज अगर आपके देश का कोई एक प्रदेश लगातार जल रहा है, हिंसा हो रही है, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे। सवाल ये होना चाहिए। बार बार राम मंदिर और इन चीजों के ऊपर ले जाना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जनता को भटकाना और जनता के बीच एक संशय पैदा करने जैसी बात। लेकिन राम से अभी तक दूरी क्यों, आदित्य जी? कोई नहीं गया आपके परिवार से अभी तक दर्शन करने के लिए अयोध्या में? देखिए, राम से कोई दूरी नहीं है। सबके अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान होते हैं। हमारे भी अपने भगवान हैं, हम लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं। अपने ईष्ट के सामने, अपने हमारे कुल देवता के सामने हम लोग भी जाते हैं, वहां भी शीश झुकाते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंप लगाएगी या कहेगी इस मंदिर में जाना चाहिए, उसी में हम जाएंगे। हमारी जहां इच्छा होगी, ये मेरा बहुत ही व्यक्तिगत, हर व्यक्ति का ये बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता होता है अपने ईश्वर, अपने भगवान के साथ, उसका सम्मान करना चाहिए। आगे जाएंगे आप अयोध्या? बिल्कुल चले जाएंगे अगर जाना होगा। देखिए, हम लोग कोई इशू उसको नहीं बनाना चाहते हैं कि हमारे अयोध्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और आपको मैं आज बता भी दे रहा हूं, अगर मेरे को जाना भी होगा तो मैं एक आम दर्शनार्थी के तौर पे उस मंदिर में शीश झुकाने जाऊंगा, ना कि कैमरा लेके या गाजे बाजे के साथ वहां जाऊंगा। आदित्य जी, आप अपने कार्यक्रम स्थल पर आ गए हैं, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। आदित्य यादव बेबाकी से तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उनका ये कहना है कि बदायूं की जनता से उनको प्यार और समर्थन मिल रहा है, वो चुनाव हर हाल में जीतेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज 18।